हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एवन सर और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा जे बड़ू, लेकिन उससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता देता हूं। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पास ये एक हमने वीडियो बनाई थी, मात्र 3 दिन में आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है केमिस्ट्री का और इंग्लिश का है, तो उस एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को देखकर जरूर जाना, जो आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलते आप। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको बोला था कि जे बाडू हम आज क्लास लेने वाले हैं, जिसको हम बायोमोलिकुलर बोलते हैं। इसकी एक इम्पोर्टेंट बात सुन लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम में कितने नंबर का आएगा ये तो शायद आप लोगों को पता होगा। आपके एग्ज़ाम में ये 6 नंबर का आएगा। ठीक है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव और एक लॉन्ग आंसर, एक तो ऐसा ये फॉर्मूला होता है, या फिर एक आ जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव, एक आ जाएगा वेरी शॉर्ट और 2 आ जाएंगे लघु क्वेश्चन। ठीक है, 2-2 नंबर के। तो इस तरीके से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ एग्जाम में सेम टू सेम आपका वही आएगा। तो आपका जो भी आने वाला जो एग्जाम है केमिस्ट्री का, उससे पहले इस वीडियो को आप ज़रूर देखना, जिसके कारण आप अच्छे से नंबर ला सको। ठीक है, चलते हैं हम। सबसे पहले हम जान लेते हैं जेबड़ू क्या होता है। वे कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ जो जीव द्रव के संगठन एवं कोशिका द्रव में होने वाली जैविक क्रियाओं में भाग लेते हैं, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, जैव अणु बोल देते हैं। ठीक है, तो वो जैव अणु का जो वर्गीकरण है वो मैं फास्ट तरीके से आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको जैसा कि दिखाई दे रहा होगा कि जैव अणु के वर्गीकरण में प्रमुख तत्व जो होते हैं वो ये होते हैं: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ये 95% होता है। लघु तत्व उससे कम होते हैं, सूक्ष्म मात्रिक तत्व सबसे ज़्यादा कम होते हैं। ये मैंने इन्फॉर्मेशन बता दी है, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ ये सभी चीज़ें आती हैं। जल के बारे में, खनिज लवण, गैस के बारे में, ये सभी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करता हूँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, हार्मोन और लिपिड्स वगैरह इसमें देखे गए हैं। लेकिन हम जो आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में आएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा कार्बोहाइड्रेट, मैं पढ़ाऊंगा प्रोटीन और मैं पढ़ाऊंगा आपको न्यूक्लिक अम्ल। ये आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि आपको बता दें 30% जो आपका सिलेबस कट गया है। ठीक है, 30% जो कट गया है उसमें ये बाकी की जो चीज़ें हैं, हार्मोन, लिपिड्स वगैरह, ये हट चुके हैं। तो आप इन पर बिल्कुल भी मत पढ़ना, क्योंकि जो हट गया है उसे पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं है आपका। ठीक है, तो अब हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, तो इनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से तत्वों से होता है। इसमें सामान्यतः हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो जल के समान होता है। कितना? 2:1। इसलिए इसे कार्बन के हाइड्रेट्स भी कहा जाता है, और इनका जो सामान्य सूत्र है वो CN और ब्रैकेट में H2ON, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, इसमें कौन कौन सी चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। आपको देना है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर। ठीक है, आपको ध्यान देना है कार्बन, इसे कार्बन के हाइड्रेट कहते हैं, इसका सामान्य सूत्र, इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आज के समय में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट की आधुनिक परिभाषा क्या है। ठीक है, तो आप कहेंगे वे पदार्थ जो जल अपघटन पर हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, उन्हीं को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। तो आपके पास मान लीजिए कोई भी कोई भी कार्बनिक अम्ल है, उससे आपको हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलता है या हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है, तो क्या बोलेंगे, वो जो है वो एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है ना। आइए फिर देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। स्रोत का मतलब वो होता है जहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, वही हमारे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कहलाएंगे। जैसे गेहूं से मिलेगा, चावल से मिलेगा, केला से मिलेगा, आलू, फल, इन सभी चीज़ों से हमें ये कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, इसलिए इन्हें हम कार्बोहाइड्रेट के स्रोत बोलेंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो भौतिक गुणों के आधार पर हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है शर्कराएं, दूसरा है अशर्कराएं। तो शर्कराएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, क्रिस्टलीय होती हैं, स्वाद में मीठी होती हैं और जल में घुलनशील होती हैं।
अब तुम्हें जो अशर्करा लिखना है वो बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट लिखना है। यहाँ क्रिस्टली था तो यहाँ अक्रिस्टली आ गया, ये मीठे थे तो ये स्वादहीन हो गए, ये जल में घुलनशील थे तो ये जल में आविले हो गए। ठीक है, तो भौतिक गुण के आधार पर इस तरीके से आप बता सकते हैं और इनके एग्जाम्पल भी लिख कर आना। ग्लूकोस, फ्रक्टोस और सुक्रोज, यहाँ पर मंड, सेलुलोस और ग्लाइकोजन। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ पर दे रखा है कार्बोहाइड्रेट के रासायनिक गुण के आधार पर वर्गीकरण दे रखा है। तो इनको हमने 3 पार्ट में बांटा है। पहला मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और अगला है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो जो हमारे पास मोनोसैकेराइड होगा यहाँ पर आपको करना है कि इसमें 3 से लेकर 7 कार्बन परमाणु होंगे, जबकि ओलिगोसैकेराइड बनाना है तो मैं 2 से 10 मोनोसैकेराइड को एक जगह पर इकट्ठा कर दूं तो बन जाएगा मेरा ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, नेक्स्ट है ये पॉलीसैकेराइड जो होते हैं 10 से अधिक मोनोसैकेराइड जब आपस में मिल जाते हैं तो बन जाएगा हमारा पॉलीसैकेराइड। तो इस तरीके से ये 3 टाइप्स के होते हैं। अब बात करता हूं मैं, इसमें आएगा हमारे पास मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड पर टिक लग रहा है, इसका मतलब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में अलग से 2 नंबर का पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे छोटे होते हैं मोनोकार्बोहाइड्रेट और सबसे सरलतम होते हैं ये वाले कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मोनोसैकेराइड जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट की संरचनात्मक इकाई है, इन्हें और अधिक सरल अणु में विघटित नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही इतने छोटे होते हैं तो इन्हें और अधिक सरल अणु में कैसे तोड़ोगे आप। अगला, ये स्वाद में मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। जैसा कि आपने नाम सुना होगा ग्लूकोन डी, ग्लूकोन डी पानी में घोल लेते हो ना तो जल में घुलनशील है। जब ग्लूकोन डी को पीते हो तो कैसा लगता है पीने में, मीठा लगता है ना। अरे तो वही हो गया ना कि ये स्वाद में मीठे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं हम। अब मैं बात करता हूँ आपको कि हमारे पास जो मोनोसैकेराइड है इसका जो फॉर्मूला होगा वही होगा, ये संख्या में ये 20 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ दे भी रखे हैं। पहला है ट्राइओसिस। कौन सा है? ट्राइओसिस। ट्राई का मतलब होता है 3, मतलब इसमें कार्बन परमाणु 3 होंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्लिसरैल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला C3H6O3 है और ये सबसे छोटे मोनोसैकेराइड होते हैं। अब मैं बात करूं पेंटोस शर्करा में, तो पेंटो में मतलब 5 आ जाएंगे। कार्बन परमाणु कितने होंगे? 5। इसमें पेंटोस शर्करा में 2 मैंने दे रखे हैं। पहला है डीऑक्सीराइबोस शर्करा, दूसरा है राइबोस शर्करा। डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है डीएनए में, राइबोस शर्करा पाई जाती है आरएनए में। ठीक है, इनके जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले को आपको याद कैसे करना है वो भी समझ लो। ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, तो 5 और 5 कितने होते हैं? 10, और ये बन गया आपका राइबोस शर्करा का फॉर्मूला। ठीक है, जब डीएनए का बनाना हो तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की 1 की कमी कर देनी है तो आपका ये तैयार हो जाएगा। अब बात करता हूँ हेक्सो शर्करा की, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, शायद आपको दिखाई दे भी जाएगा, अभी मैं दिखाऊंगा। देखिए ग्लूकोज जो है वो हेक्सो शर्करा है, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, C6H12O6। अंगूर की शर्करा जो होती है वो कौन सी है? ग्लूकोज। फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं? सबसे मीठी शर्करा। ठीक है, तो ये जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मॉडल पेपर आप लोगों के पास होगा मास्टरमाइंड का, अवतार का या राजीव का, तो आप चेक करके देखो, यही वाले क्वेश्चंस आपके वहां पर दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी है तो बता देना। अंगूर की शर्करा किसे बोलते हैं बता दो। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ओलिगोसैकेराइड। तो ऐसी शर्कराएं जो जल अपघटन के बाद 2 से 10 मोनोसैकेराइड अणुओं का निर्माण करती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? ओलिगोसैकेराइड। स्वाद में मीठी होती हैं और ये भी जल में घुलनशील होती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ही चीज पढ़ाऊंगा एग्जाम से पहले। ऐसा नहीं कि मैं आपको फालतू में टाइम वेस्ट करूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है ना, इंपोर्टेंट चीज ही पढ़ाऊंगा आपको। अगला है डाइसैकेराइड, इंपोर्टेंट कर दो इसको, पेपर में ये आएगा। वे शर्कराएं जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के 2 अणु बनाती हैं, डाइसैकेराइड कहलाते हैं। डाई का मतलब होता है 2, ये मोनोसैकेराइड। ठीक है, ये मोनोसैकेराइड आपस में मिल गई तो ये बन गई हमारे पास डाइसैकेराइड। क्या बन गई? डाइसैकेराइड। पेपर में ये वाला भी आता है कि बताओ दूध की शर्करा किसे बोलते हैं, तो बताएंगे दूध की शर्करा लैक्टोज शर्करा को बोलते हैं। ठीक है, आगे आप देख पाएंगे रिएक्शन के माध्यम से मैंने समझाया है कि C12H22O11, तो ये हमारे पास क्या है? ये डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड कौन सी? सुक्रोज। और यहाँ पर है H2O, मतलब ये है जल। इसका हमने क्या किया? ग्लाइकोसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ग्लूकोज का और फ्रक्टोज के 2 अणु मिले। ठीक है,
और ये भी मोनोसैकेराइड है, ये भी मोनोसैकेराइड है, दो अणु मिले तो क्या बन गया? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड कौन सा होगा? ये वाला, कि इन दोनों के मिलने से हमारे पास सुक्रोज बन जाती है। ठीक है, सुक्रोज कैसी शर्करा है बता दो? डाइसैकेराइड है भाई। और कैसी है? लैक्टोज शर्करा का जल अपघटन करोगे तो ग्लूकोज मिलेगा, गैलेक्टोज मिलेगा। माल्टोज का जल अपघटन करोगे तो ग्लूकोज मिलेगा और ग्लूकोज मिलेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से डाइसैकेराइड का जल अपघटन करने पर हमें विभिन्न प्रकार मतलब दो मोनोसैकेराइड अणु प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करता हूं मैं पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड को देखो, वे शर्कराएं जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के बहुत अधिक अणु देती हैं उनको हम पॉलीसैकेराइड कह देते हैं। जैसे सेलुलोज हो गया, मंड हो गया, फिर ग्लाइकोजन हो गया। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये किस चीज़ के हैं? ये है पॉलीसैकेराइड के। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये स्वाद में मीठे नहीं होते और ये जल में घुलनशील भी नहीं होते। ये वाली बात भी आप ध्यान रखना। ठीक है ना। अगला मैंने बात करता हूँ सेलुलोज जो होता है। सेलुलोज के बारे में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताऊंगा मैं, जो बताऊंगा। ठीक है, देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा C6H10O5, तो ये हमारे पास सेलुलोज है। ठीक है, यहाँ पर NH2O है, इसका मैंने क्या किया? जल अपघटन किया, तो मेरे पास यहाँ पर क्या मिल गया? मुझे डी ग्लूकोज मिल गया। ठीक है, अब बात करता हूं मैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य या महत्व। मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके कार्य महत्व। कार्बोहाइड्रेट भोजन का मुख्य भाग है, मतलब आप जो भी खाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो भाग होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। इनके पाचन से शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे ग्लूकोज। जैसा कि आपको पता होगा, किसी को कमजोरी आती है ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देते हैं। ठीक है ना, तो आपको बताना ग्लूकोज जो होता है हमारी कोशिकाओं को एनर्जी देने का काम करता है, इसलिए इसको कोशिकीय ईंधन भी बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीडेटिव एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, जल बन गया, और ये आपके बॉडी को मिल जाएगी एनर्जी और आप बन जाएंगे हल्के की तरह पावरफुल। आइए अब बात करते हैं, जंतुओं में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में पेशियों में या यकृत में संचित होता है। ग्लाइकोजन शरीर में रिवर्स ग्लूकोज का काम करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, रिवर्स ग्लूकोज का काम निम्न में से कौन करता है? तो बताएंगे ग्लाइकोजन। कौन करेगा? ग्लाइकोजन। ठीक है, अगला है पादप कोशिकाओं। कौन सी कोशिकाओं? पादप कोशिकाओं। इंपोर्टेंट है भाई। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो बताएंगे सेल्यूलोज से। पेंटोज शर्कराएं न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करती हैं। हाँ तो करती तो हैं, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा, उससे डीएनए आरएनए नहीं बनाया था हमने? बनाया तो था अभी तुम्हारे सामने ही। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ग्लूकोज का उपयोग इथेनॉल औषधि निर्माण में किया जाता है। इथेनॉल का मतलब होता है भाई दारू, दारू मतलब शराब, शराब का निर्माण करते हैं ग्लूकोज से। औषधि, औषधि भी तुम जानते हो दवाइयों का। सुक्रोज पदार्थों का उपयोग मधुरक के रूप में तथा शीतल पेय पदार्थ में होता है। तो वो मधुरक का मतलब होता है मीठी चीज़ों में, जैसे आपने चाय बनाई, शरबत बनाया, ठीक है, दूध में चीनी मिलाते हो, तो सुक्रोज जो होता है वो पदार्थों को मीठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा ग्लाइकोजन तथा स्टार्च में अंतर बताइए। तो देखो ये एक पॉलीसैकेराइड है जो प्राणी शरीर में संचित पदार्थ रहता है। इसको जंतु शर्करा भी कहते हैं। यह यकृत, मांसपेशियों, मस्तिष्क में उपस्थित रहता है। जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में अपघटित हो जाता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। देखो मैं आपको फास्ट इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि देखो वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि आपको बता दें थ्योरी वाला सेक्शन है, वीडियो लंबी तो हो ही जाएगी, लेकिन आप लास्ट तक ज़रूर देखना और इस वीडियो को कम से कम 2 बार देख लेना। एक बार नॉर्मल मोड में, एक बार 1.5 में देख सकते हो, या दोनों बार नॉर्मल मोड में देख सकते हो। इससे फ़ायदा आपका होने वाला है। एग्जाम से पहले देख कर चले जाओ, सेम टू सेम आपको क्वेश्चन वहीं पर देखने को मिल जाएंगे। अगला है मंड। मंड एक पॉलीसैकेराइड है जो पौधों में संग्रहित रहता है। मंड एमिलोज तथा एमिलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है। एमिलोज जल में विलेय है और मंड का 15 से 20% भाग बनाता है। एमिलोपेक्टिन जल में अविलेय है और मंड का 80 से 85% बनाता है। आगे देखो, ग्लाइकोजन श्रृंखला में 10 से 14 ग्लूकोज इकाइयों को रखा है, जबकि एमिलोपेक्टिन को 20 से 25 ग्लूकोज इकाइयों को रखा है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना कि मंड जब आयोडीन के घोल के साथ क्रिया करता है ना तो वो नीला रंग देता है। नीला रंग आप ध्यान रखिएगा, है ना।
आइए अब बात करते हैं ग्लाइकोसाइडिक आवंध। अच्छा है ये भी। तो ग्लाइकोसाइडिक आवंध वह ऑक्सीजन आवंध है जिसके द्वारा दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयां आपस में संयुक्त होकर एक डाइसैकेराइड अणु बनाते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बंध कहलाता है। ये बंध बनने के दौरान मोनोसैकेराइड की एक इकाई हेमी एसिटल तथा दूसरी इकाई एल्कोहल की तरह कार्य करती है। डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड इस आवंध के द्वारा बनते हैं, जैसे सुक्रोज। तो आपको बता दें, पेपर में अगर आ जाए ना कि बताओ मोनोसैकेराइड में, डाइसैकेराइड में या कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बंध होता है, तो बता दो ना, ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है। ठीक है। अब बात करते हैं इनुनिल। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये डहेलिया के पौधे की जड़ की गांठों से प्राप्त एक प्रकार का मंड होता है। इनुलिन को तनु अम्ल जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया के साथ जल अपघटित करने पर फ्रक्टोज प्राप्त होता है। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। ठीक है, पेपर में आएगा इनुलिन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, तो बता देना, फ्रक्टोज प्राप्त होता है। देखो यहाँ पर हमारा ये इनुलिन, यहाँ जल अपघटन, यहाँ पर अम्ल हो गया और यहाँ पर बन गया मेरा फ्रक्टोज। क्लियर है। तो एक भी क्वेश्चंस आपको छोड़कर नहीं जाना, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट ही मैं क्लास ले रहा हूँ आप लोगों की। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया था वो आपका एक लॉन्ग आंसर है, 5 नंबर का जो आएगा वो आपका मैंने फिनिश करवा दिया। दूसरे नंबर पर आपका आता है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन और एमिनो अम्ल। यहाँ से आपके एग्जाम में 5-5 नंबर के और 3-3 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत सारे मतलब इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये नाइट्रोजन युक्त जटिल अणु है। इनका अणुभार सामान्यतः 10,000 से अधिक होता है। वास्तव में प्रोटीन बहुलक होते हैं जिनकी एकलक इकाइयां अल्फा एमिनो अम्ल होते हैं। एमिनो अम्ल इकाइयां एक दूसरे से पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो पेपर में आ जाए कि बताओ पेप्टाइड बंध किस में होता है, तो बता देंगे प्रोटीन में। ठीक है, एमिनो अम्ल इकाइयां जो होती हैं वो आपस में जोड़कर क्या बनाती हैं, प्रोटीन बनाती हैं। अणुभार कितना होता है, 10,000 से अधिक होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन का प्रमुख स्रोत क्या होता है भाई, तो आप बताएंगे भाई दाल होती है, दूध होता है, अंडा होता है, मूंगफली होती है, मांस होती है, मछली होती है। अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों को खाता है तो मस्त उसकी बॉडी बनेगी, मतलब क्योंकि उसके शरीर में अच्छा प्रोटीन जाएगा तो उसकी बॉडी बननी तो है ये भाई। आइए अब बात करते हैं प्रोटीन नाम किसने दिया था, तो मोल्डर और बर्जीलियस 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था। क्या काम है, तो बताएंगे शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति जिम जाता है तो वो प्रोटीन बहुत लेता है, अंडे के रूप में ले चाहे पाउडर के रूप में ले। शरीर में उपापचय क्रिया में एंजाइम जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, अतः सभी एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। तो पेपर में ये आएगा कि बताओ एंजाइम के क्या होते हैं, तो बताएंगे ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। अगला देखिए, यह हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण करते हैं। तो ऊतकों को बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो आप बता देना, प्रोटीन की। आवश्यकता से अधिक प्रोटीन शरीर को ऊर्जा देती है। अरे भाई तुम अंडा खाते हो, लेग पीस खाते हो मुर्गी का, तो शरीर में एनर्जी नहीं आती क्या, आती है ना। अगला है प्रतिरक्षी और इंटरफेरॉन 2 सुरक्षात्मक प्रोटीन है। पेपर में आएगा 2 सुरक्षात्मक प्रोटीन के नाम बताओ, तो बता दो ना, तुम्हारे सामने है। अगला है वृद्धि हार्मोन व इंसुलिन शुद्ध प्रोटीन के बने होते हैं। तो हार्मोन जो होते हैं वो भी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन। रेशम में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है फाइब्रोइन प्रोटीन। कौन सा होगा, फाइब्रोइन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा प्रोटीन के प्रकार। तो रासायनिक संगठन या घुलनशीलता के आधार पर और आणविक संरचना के आधार पर हमने 2 भागों में इनको बांटा है, जिसमें कि सबसे पहला सरल प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, संयुग्मी प्रोटीन है न्यूक्लियो प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन है पेप्सिन और पेप्टोन्स। पेप्सिन का ध्यान रखना, ये प्रोटीन को पचाकर एमिनो अम्ल में बदलने का काम करता है। ठीक है, अगला है रेशेदार प्रोटीन जिसमें क्रेटिन लिखा हुआ है। अगला है ग्लोबुलर प्रोटीन जिसमें एंजाइम, हार्मोन और एंटीबॉडीज के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं हम प्रोटीन की संरचना के आधार पर। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है, रेशेदार प्रोटीन। इनमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक ही अक्ष के चारों ओर व्यवस्थित होती है और एक दूसरे में से प्रबल हाइड्रोजन बंध के द्वारा डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी रहती है।
ये प्राय जल में अविलेय होती है। तो रेशेदार प्रोटीन जो होगी वो जल में अविलेय होगी। जैसे अल्फा केरेटिन, अल्फा केरेटिन जो होते हैं हमारे बाल, नाखून, चौक, खुर वगैरह जो होते हैं वो अल्फा केरेटिन के बने होते हैं। मायोसिन हो गई, इलास्टिन हो गई, ये सभी प्रोटीन हैं। अगला है ग्लोबुलर प्रोटीन। ये प्रोटीन गोलाकार होती है और दृढ़ होती है। इसमें कुंडली श्रृंखलाएं पाई जाती हैं और ये जल में विलीन होती है। देखो इससे पहले वाले एग्जाम में ये पूछा गया था, पेप्सिन ये क्या काम करता है? प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने का काम करता है। ट्रिप्सिन, हीमोग्लोबिन, ये सब प्रोटीन ही तो होते हैं और क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन की विभिन्न संरचना 5 नंबर में पूछी जाती है भैया आपसे। देखो पहला क्या है? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। किसी प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल के जुड़ने का एक विशिष्ट क्रम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाती है। अल्फा एमिनो अम्ल प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है। तो पेपर में आ सकती है, ठीक है। अगला है पेप्टाइड तथा पेप्टाइड बंध। जब समान तथा असमान एमिनो अम्ल के दो अणु आपस में संघनित होते हैं तब एक अणु का कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे अणु के एमिनो समूह के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे एक एमाइड बंध स्थापित हो जाता है। इसे ही पेप्टाइड बंध कहते हैं। एमिनो अम्लों के परस्पर संघनन से बने उत्पाद को पेप्टाइड कहते हैं। तो दो एमिनो अम्ल आपस में जिस बंध के द्वारा जुड़े रहेंगे उसी को हम पेप्टाइड बंध बोल देंगे, है ना। यहाँ पर उसका डायग्राम दिखाया भी गया है। अब बात करते हैं प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के बारे में। किसी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का संबंध उस आकृति से है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। ये श्रृंखलाएं दो प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली तो हो जाएगी अल्फा हेलिक्स संरचना। कौन सी संरचना हो जाएगी? अल्फा हेलिक्स। देखो ये संरचनाएं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला दक्षिणावर्ती पेज के समान मुड़ी रहती हैं। इसमें प्रत्येक एमिनो अम्ल विशिष्ट का NH समूह कुंडली के अगले मोड़ पर स्थित CO समूह के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। अल्फा हेलिक्स संरचना को 3 से 6 13 हेलिक्स भी कहते हैं, क्योंकि हेलिक्स के प्रत्येक घुमाव में 3 से 6 एमिनो अम्ल अवशेष रहते हैं। हेलिक्स विभिन्न भागों में CO तथा NH समूह के मध्य हाइड्रोजन बंध द्वारा 13 सदस्यीय वलय का निर्माण करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो मैं फास्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। आपको क्या काम करना है? एक एक क्वेश्चंस को क्या काम करना है? देखना है, सुनना है, पढ़ना है और उसके बाद में फिर वो याद करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वीडियो देख ली बस हो गया काम। ये जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं नोट्स, ये याद करके जाने हैं। अगला है बीटा प्लीटेड शीट संरचना। इस प्रकार की संरचना में सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं खुली हुई अवस्था में एक दूसरे के पार्श्व में स्थित होती हैं तथा परस्पर अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध द्वारा जुड़ी होती हैं। अतः इस प्रकार की संरचना वाली प्रोटीन को मुलायम कहते हैं। मतलब ये वाली जो प्रोटीन होती हैं ये मुलायम प्रोटीन होती हैं। ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन की तृतीयक संरचना। प्रोटीन की श्रृंखलाओं में हाइड्रोजन बंध, सल्फाइड बंध, आयनिक बंध की उपस्थिति के कारण विभिन्न प्रकार के मोड़ों एवं लूपों का निर्माण हो जाता है। तब प्रोटीन की तृतीयक संरचना बनती है। तभी बनेगी प्रोटीन की तृतीयक संरचना। पेपर में देखो ये वाला बहुत पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, टिक लगा लेना ऐसे ही। प्रोटीन का विकृतीकरण। जब प्रोटीन को गर्म या अम्ल क्षार से क्रिया कराई जाती है तो इसकी तृतीयक संरचना विघटित हो जाती है और कुंडलित पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला खुल जाती है, लेकिन प्राथमिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। यही कारण है कि अधिक ताप पर एंजाइम नष्ट हो जाते हैं और प्रोटीन की जैविक सक्रियता भी क्षीण हो जाती है। इस पर आप टिक लगा लेना, ये पेपर में 2 या 3 नंबर का आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो। अंडे को उबालने पर उसकी जो सफ़ेदी होती है वो क्या हो जाती है? जम जाती है। अगला है दूध को दही में जमाना। जो दूध होता है उसको दही में जमा देते हैं। प्रोटीन की चतुर्थ संरचना देख लीजिए भाई। जब 2 या 2 से अधिक तृतीयक संरचना वाली प्रोटीन परस्पर क्रिया करती हैं तब प्रोटीन की चतुर्थ संरचना बनती है। जैसे हीमोग्लोबिन जानते हो ना, हमारा खून का जो लालपन होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, क्योंकि ये विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, 2 अल्फा जो 141, 2 बीटा 146 आपस में जुड़ी होती हैं। इनमें 574 एमिनो अम्ल विन्यासित होते हैं। आइए
अब मैं आपको बताता हूँ एमिनो अम्ल के बारे में, क्योंकि एमिनो अम्ल से आज के समय में बहुत सारे क्वेश्चंस बना रहे हैं ये लोग। इनमें एमिनो और कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं और इनकी संख्या जो होती है एमिनो अम्ल की वो 20 होती है। ये आपको एसिटिक अम्ल दिखाई दे रहा होगा, एक हाइड्रोजन निकाल दो, NH समूह जोड़ दो, बन गया एमिनो एसिटिक एसिड। एमिनो अम्ल जो होते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा 3 प्रकार के हैं, उदासीन, अम्लीय और क्षारीय। ठीक है, जब एक NH समूह और एक कार्बोक्सिलिक समूह हो, दोनों एक एक हैं तो हो गया उदासीन। ठीक है, इसमें यहाँ पर COOH, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा COOH, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा NH, आपको एक दिखाई दे रहा होगा, और ये क्या हो गए, 2 हो गए। ठीक है, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा अम्लीय, क्योंकि इसमें अम्लीयता का गुण ज़्यादा है, क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक समूह है इसमें। यहाँ पर NH2 दिखाई दे रहा है, यहाँ NH2 दिखाई दे रहा है, यहाँ CH2, तो यहाँ पर NH2 अब 2 हो गए और कार्बोक्सिलिक समूह 1 हो गया, तो हमारा ये हो गया क्षारीय। ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, और यहाँ पर हो जाएगा लाइसिन। ठीक है, अब ये वाला देखिए, एमिनो अम्ल के प्रकार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वे अल्फा एमिनो अम्ल जो जीवों के स्वास्थ्य तथा उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं परंतु शरीर में संश्लेषित नहीं होते, आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। आवश्यक एमिनो अम्ल वही वो होते हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनते, तो हम क्या काम करते हैं, भोजन के माध्यम से इनको हम शरीर में ले लेते हैं। ठीक है, जैसे वेलिन हो गया, आर्जिनिन हो गया और ल्यूसिन हो गया। ठीक है, दूसरा है अनावश्यक एमिनो अम्ल। अनावश्यक क्या है, वे अल्फा एमिनो अम्ल जो जीवों के स्वास्थ्य तथा उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं तथा शरीर में संश्लेषित हो सकते हैं, अनावश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्या होते हैं, ये हमारे शरीर में खुद ब खुद बन जाते हैं। ठीक है, जैसे ग्लाइसिन हो गया, एलिलिन हो गया और एस्पार्टिक अम्ल हो गया। आइए अब बात करते हैं एमिनो अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति के बारे में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, टिक लगा लो इस पर, ये पेपर में आएगा 3 नंबर में आपका। एमिनो अम्लों में विद्यमान COOH समूह अम्लीय प्रकृति का होता है, जबकि एमिनो समूह क्षारीय प्रकृति का होता है। इसी कारण ये सामान्यतः कार्बोक्सिलिक अम्लों तथा एमिनो की भांति व्यवहार नहीं करते हैं। अब मैं बात करता हूँ जलीय विलयन में इनमें उपस्थित कार्बोक्सिलिक अम्ल एक प्रोटॉन मुक्त करता है, जबकि एमिनो समूह एक प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है। इसके फलस्वरूप एक द्विध्रुवीय आयन बनता है जिसे उभयनिष्ठ या ज्विटर आयन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ज्विटर आयन। ठीक है, यह उदासीन होता है परंतु इसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों उपस्थित होते हैं। ये अम्लों एवं क्षारों दोनों के साथ क्रिया करता है। देखो दोनों के साथ क्रिया करेगा तभी तो हमने इसको उभयधर्मी प्रकृति बोला। एमिनो अम्ल जो होता है अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर हमारे एमिनो अम्ल का फॉर्मूला है, यहाँ पर नेगेटिव हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, तो इस अणु के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अणु हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे ज्विटर आयन। ऐसा आयन जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के आयन पाए जाते हों। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं, ये एलिनिन का फॉर्मूला है, मतलब एलिनिन का चित्र है, देख लीजिए। अब बात करता हूँ मैं न्यूक्लिक अम्ल की, ये लास्ट है और इम्पोर्टेंट भी है। इसकी खोज की थी फ्रेडरिक मिश्र ने। ठीक है, और जबकि न्यूक्लिक अम्ल नाम जो है ये दिया था अल्टमान ने। ये बृहद जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के केंद्रकों में न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड की अम्लीय श्रृंखला वाले बहुलक इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है, चार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये है न्यूक्लिक अम्ल, जैसे DNA और RNA। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड बना होगा न्यूक्लियोसाइड से और फॉस्फेट समूह से। ठीक है, और फॉस्फेट समूह के कारण ही DNA जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। जैसा कि हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था कि DNA के अंदर शर्कराएं मिलती हैं, पेंटो शर्कराएं। तो देखो अगर RNA होगा तो उसमें होगा राइबोस शर्करा, अगर DNA होगा तो DNA में होगी डीऑक्सीराइबोस शर्करा। अब मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन क्षारक की, तो यहाँ प्यूरिन है, यहाँ पिरिमिडिन है। तो प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन को रखा जाता है और पिरिमिडिन को साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन इसमें रखा जाता है। अब एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, वो आपके जानने योग्य है, वो ये है कि RNA होगा तो RNA में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल मिलेगा। ठीक है,
अगर डीएनए बनेगा तो डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल डीएनए में नहीं होता। कौन सा मिलेगा? थायमिन मिलेगा। ठीक है, ये वाली बात आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं डीएनए की। तो डीएनए देख लीजिए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये इसका नाम है पूरा। डीएनए बृहद जैविक अणु हैं जो मुख्य रूप से केंद्रक में पाए जाते हैं और इनमें यूरेसिल नाइट्रोजन क्षारक नहीं होता। देखो, नहीं होता, अभाव होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यूरेसिल मिलता है आरएनए में और डीएनए में ये यूरेसिल नहीं मिलता है, ये भी आप पता करके रखना। डीएनए अणु आपको बनाना है तो डीऑक्सीराइबो शर्करा की जरूरत पड़ेगी, 4 नाइट्रोजन क्षारक की और 1 फॉस्फेट समूह की। ठीक, अब बात करते हैं डीएनए की संरचना के बारे में। इसके दोहरे कुंडलित मॉडल को सर्वप्रथम 1953 में वाटसन और क्रिक साइंटिस्ट जो थे उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। डीएनए के जो गुण हैं वो गुण देख लीजिए। देखो, पहले इस डायग्राम को देख लो। आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि आपको सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें 20 एंगस्ट्रॉम का व्यास है, एक कुंडली की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम है, एडेनिन और थायमिन के बीच डबल बॉन्ड है, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, 2 नाइट्रोजन क्षारकों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम है। ये छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत काम की हैं, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव या अति लघु क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, जो अभी तुमने देखा था ना डायग्राम, उसी को हम समझाएंगे। ठीक है, डीएनए के दोहरे कुंडल में डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के विपरीत समांतर होती हैं। एक 5' से स्टार्ट होती है तो 3' पे खत्म होती है, दूसरी 3' से स्टार्ट होती है तो 5' पे खत्म होती है। दूसरी, डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं का निर्माण फॉस्फेट एवं शर्करा के अनेक अणुओं के मिलने से होता है और ये पास में लगे होते हैं। तो देखो, एसपी देखना डायग्राम में तुम्हें एसपी दिखाई देगा। एस का मतलब शुगर, पी का मतलब फॉस्फेट समूह। दिख रहा है? चलिए, दिख रहा है भाई, दिख रहा है, आंखें सही है हमारे बालकों की, ऐसे थोड़ी हैं। अब लगा, देखो, डीएनए के अंदर की ओर नाइट्रोजन क्षारक लगे होते हैं और हाइड्रोजन बंध द्वारा नाइट्रोजन क्षारक एक दूसरे से, जैसे देखो एडेनिन और थायमिन के मध्य आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा, साइटोसिन और ग्वानिन के मध्य आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अगला है, डीएनए अणु का जो व्यास होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ये ध्यान देना कि जब भी आपके एग्जाम में दे रखा हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वगैरह को दे रखा हो, तो आप ये देखना कि उसको ने पूछा किस में है, एंगस्ट्रॉम में पूछा है या नैनोमीटर में, क्योंकि अगर मैं इसको नैनोमीटर में चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 2 नैनोमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। हेलिक्स के प्रत्येक कुंडल में 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षारक मिल जाते हैं। आपको कितने मिलेंगे? 10 जोड़ी मिलेंगे। आइए, डीएनए के प्रत्येक कुंडल की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में आए तो 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, प्रत्येक दो परस्पर क्षारकों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। अगला है, डीएनए अणु में एडेनिन की कुल मात्रा थायमिन के बराबर होती है, साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन के बराबर होती है। इसे चारगाफ के तुल्यता का नियम भी बोल देते हैं। हमेशा ध्यान रखना, ए के सामने टी मिलेगा और सी के सामने जी मिलेगा। ठीक है ना, बिल्कुल भी भूलना मत, लास्ट समय में आप पढ़ के जरूर जाना। आइए, क्योंकि बार बार कहीं नहीं पढ़ाई होती आपकी। ये देखो, डीएनए का कार्य देखो, डीएनए का मुख्य कार्य आनुवांशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम कौन करेगा? डीएनए करेगा भाई। अगला है, डीएनए स्वयं अपने संश्लेषण को निर्देशित करता है, अतः इसे रिप्लिकेशन कहते हैं। मतलब डीएनए अपने जैसे डीएनए अणु का निर्माण कर सकता है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अगला, यह कोशिका की समस्त जैविक क्रियाओं का नियमन करता है। समझ रहे हो ना कि कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं होंगी उन सभी क्रियाओं का नियमन करने के लिए इसकी आवश्यकता होगी। अब बात करता हूं मैं आरएनए की। इसका निर्माण केंद्रक में होता है। इसमें एक पॉलीपेप्टाइड न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। ये मुख्यतः कोशिका द्रव्य में होता है और थायमिन नाइट्रोजन क्षारक जो होता है वो आरएनए के अंदर नहीं मिलेगा। क्लियर? आरएनए किन किन अणुओं से मिलकर बना होगा? राइबोस शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक और फॉस्फोरिक अम्ल। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बताएंगे 3, राइबोसोमल आरएनए, स्थानांतरण आरएनए, संदेशवाहक आरएनए। इसको बोलेंगे आरआरएनए, इसको बोलेंगे टीआरएनए, इसको बोलेंगे एमआरएनए। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। इन तीनों में क्या अंतर है वो भी देख लीजिए आप। ये राइबोसोम में मिलते हैं, ठीक है, ये कोशिका द्रव्य में मिलते हैं
और ये कोशिका द्रव में राइबोसोम से जुड़े हुए मिलते हैं। दूसरा पॉइंट, आरआरएनए में ये कुल आरएनए का 80% होता है और टीआरएनए ये कुल आरएनए का 15% होता है। एमआरएनए ये कुल आरएनए का 5% होता है। तो तुम्हें क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है, किसकी मात्रा सबसे कम है। ठीक है, ये अति कुंडलित होते हैं, ये क्लीवर लीफ मॉडल की आकृति जैसे होते हैं। ये वाली बात पूछी जाती है कभी कभी, इसका आकार रेखीय होता है। अगला देखिए, अगला है ये कम लंबाई वाले अणु होते हैं और ये सबसे छोटे घुलनशील आरएनए अणु होते हैं और ये सबसे लंबे अणु होते हैं। इम्पोर्टेंट, इनके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कार्य। तो राइबोसोम का निर्माण करता है आरआरएनए। टीआरएनए ये एमिनो अम्ल को एमआरएनए के अनुरूप राइबोसोम पर पहुंचाने का काम करते हैं। अब बात करूं हम मैसेंजर आरएनए की, तो प्रोटीन अनुवादन की सूचनाओं को डीएनए से प्राप्त करके कोशिका द्रव में आकर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में सहायक होती हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा डीएनए आरएनए में अंतर। अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं आप या बायोमोलिकुलर पढ़ रहे हैं, डीएनए आरएनए नहीं पढ़ा तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप इसे पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि डीएनए आरएनए में अंतर 3 नंबर में पूछा जाता है। इसमें डीऑक्सी राइबो शर्करा होती है तो इसमें राइबो शर्करा होती है। पहला अंतर कितना है जी, ये देख लो। दूसरा, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है, इसमें 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है। लो भाई, तुम्हें दोनों पॉइंट भी ये याद भी हो गए साथ के साथ। अगला पॉइंट देख लीजिए, अगला पॉइंट है इसमें थायमिन तथा साइटोसिन पिरिमिडिन क्षार होते हैं। हाँ भाई होते हैं। इसमें साइटोसिन और यूरेसिल पिरिमिडिन क्षार होते हैं। हाँ भाई होते हैं। ये मुख्यतः केंद्रक में मिलता है। हाँ जी सही बात है, ये मुख्यतः कोशिका द्रव में मिलता है, ये भी ठीक बात है। अगला पॉइंट देखिए भाई, ये अत्यधिक विशाल और इनका आणविक भाग जो होता है वो 6 से लेकर 16 और 10 के पावर 6 माइक्रोन के लगभग होती है। और ये कितना हुआ है, कितना दे रखा है भाई, 20,000 से लेकर 40,000 तक इनका आणविक भार होता है। और ये अपेक्षाकृत डीएनए की तुलना में छोटे होते हैं। इनमें रिप्लिकेशन की क्षमता होती है, इनमें रिप्लिकेशन की क्षमता नहीं होती। ये आनुवांशिक सूचनाओं को नियंत्रण करने का काम करते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं हमारे आरएनए। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हमने देखा कि ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जैव अणु से संबंधित वो मैंने जल्दी से जल्दी, क्योंकि देखो इसी चीज़ को अगर मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो कम से कम बता रहा हूँ 10 से लेकर 12 दिन में आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, और मिनिमम से मिनिमम आपको 1 हफ्ते में ये ख़त्म किया जाता है। लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कितने मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को हुआ होगा 40 मिनट हुई होंगी। ठीक है, 40 मिनट में आपको पूरी जो 15-20 दिन का काम है या 10-15 दिन का काम है वो केवल 40 मिनट में मैं दे रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा फास्ट तो चलना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है कि देखो पहले एक क्वेश्चन देख लिया, एक थ्योरी देख ली, पहले वीडियो को सुन लिया, समझ लो, फिर उसके बाद में उसे खुद याद करो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लिया करना, वीडियो को रोक लिया करना, आप लोग याद कर लिया और उसके बाद फिर जैसे वो याद हो जाए वीडियो को फिर ओपन करेंगे, फिर नेक्स्ट आप टॉपिक याद करेंगे। तो इस तरीके से आप हर एक टॉपिक को याद करेंगे और एग्जाम से पहले आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। इसमें जितनी भी बातें बताई हैं उनको आपको याद करके आना ही होगा। ठीक है, उसके साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ में केमिस्ट्री से रिलेटेड मैंने इससे पहले एक वीडियो और बनाई है जिसमें एक कंप्लीट मैंने पूरा का पूरा एक लॉजिक, एक ट्रिक या एक मैंने कुछ स्पेशल चीज़ें बता रखी हैं उस वीडियो में। तो उस वीडियो को आप देख लेना, जिसमें मैंने बताया है कि आप किस तरीके से 90 या 95% अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हैं। एग्ज़ाम में से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत सी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। तो स्टडी टिप्स आपको मेरा वो मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। अगर आपको फैक्ट से रिलेटेड, ट्रेंडिंग से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड या फिर एग्जाम टिप्स से रिलेटेड चीज़ों को जानना है, पहचानना है, तो हमारी बहुत सारी वीडियो हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए टाटा बाय बाय।